प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, हमारी नज़र में यह केजरीवाल की हार से अधिक भाजपा की जीत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा ने इस जीत को हासिल करने के लिए शाम दाम दंड व भेद के साथ पसीना बहाया है। केवल भाजपा ने नहीं बल्कि पार्टी के पितृ संगठन आरएसएस ने भी झुग्गी झोंपड़ियों तक पहुंचकर भाजपा की जीत सुनिश्चित की है, भाजपा की जीत का आधार तैयार किया है। 3 सीटें तो ऐसी रही जहां भाजपा की जीत का अंतर 1000 से भी कम है। अगर परिश्रम में जरा सी चूक होती तो भाजपा ये सीटें गंवा सकती थी, लेकिन भाजपा ने एक एक वोट के लिए पूरा जुगाड़ किया। हम आपको बताएंगे कि भाजपा ने दिल्ली कैसे जीती। हम आरएसएस की मेहनत भी आपको बताएंगे। दिल्ली की जीत में भाजपा की रणनीति और आरएसएस की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को विचारधारा से मत भिन्नता रखने का अधिकार जरूर है, लेकिन संगठन में जान कैसे फूंकी जा सकती है, इसे सीखने के लिए राहुल गांधी को भाजपा के इस चुनाव प्रबंधन को समझना चाहिए। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा ने दिल्ली जीतने की योजना 2022 के एमसीडी के चुनाव में ही बनानी शुरू कर दी थी। जिस समय परिणाम विपरीत आया था, उसी समय भाजपा ने मान लिया था कि ताकत लगानी पड़ेगी, अन्यथा दिल्ली उनके हाथ नहीं आएगी। ताकत लगाई भाजपा ने, और ताकत इस तरह लगाई 2025 में दिल्ली जीत ली। एमसीडी के चुनाव में भाजपा जातिगत गणित को समझ चुकी थी, इसलिए गुर्जर, जाट और दूसरी प्रमुख जातियों पर फोकस किया। पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए भी अलग से प्लानिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स, सूत्रों के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से एक सर्वे करवाया था। वीरेंद्र सचदेवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सर्वे करवाया था। वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता दोनों ही चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्हें पार्टी का काम देखने के लिए कहा गया। दिसंबर 2024 में पहली मीटिंग हुई। इसमें दिल्ली इकाई ने उम्मीदवारों की सूची वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी। इस सूची को खारिज कर दिया गया। अमित शाह ने दूसरी बैठक बुलाई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें पार्टी के इंटरनल सर्वे को देखते हुए अमित शाह ने उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी फैसला अपने स्तर पर लेने का निर्णय लिया। भाजपा के पास 2100 उम्मीदवारों के आवेदन आए थे। ऐसे में पार्टी को लग रहा था कि अगर जल्दबाजी में उम्मीदवार घोषित कर दिए गए तो पार्टी में कलह बढ़ सकती, इसलिए अंतिम समय तक सूची को जारी नहीं किया गया। बहुत सावधानी से धीरे धीरे सूची जारी की। एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 104 और आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। पार्टी ने एमसीडी चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठाए थे उनसे सबक लिया। आपने देखा होगा कि इस बार के चुनाव में कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की छवि को डैमेज करने में लगी हुई थी। भाजपा ने केजरीवाल की छवि को पूरी तरह डैमेज किया और केजरीवाल की छवि पर चोट करते हुए ये चुनाव जीता है। भाजपा ने जाट, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, त्यागी, पूर्वांचली सभी को साथ लेने के लिए, सभी जातियों के, सभी समाज के, सभी वर्गों के, सभी धर्म के लोगों को साथ लेने के लिए अलग रणनीति पर काम किया। धार्मिक समूह बनाए, धार्मिक प्रकोष्ठ बनाए, मंदिर प्रकोष्ठ बनाया, पूर्वांचल प्रकोष्ठ बनाया। शुरुआत में कम प्रकोष्ठ थे, लेकिन जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जाति, क्षेत्र व धार्मिकता को आधार मानकर 27 प्रकोष्ठ और 7 अलग से मोर्चे बनाए। इनमें पूर्वांचल मोर्चा और मंदिर प्रकोष्ठ की भूमिका अहम रही। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली भाजपा के पास केवल 19 प्रकोष्ठ काम कर रहे थे। जमीनी स्तर पर पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए नए प्रकोष्ठ गठित किए गए। जिस तरह उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रयोग किया था, वही प्रयोग दिल्ली में किया गया। यहाँ तक कि बंजारा और सिंधी समुदाय के लिए भी अलग से प्रकोष्ठ बना दिया गया। एक एक वोट का ख्याल किया गया। भाजपा ने एक एक वोट की चिंता की। ये देखा गया कि कौन सा समूह कुछ वोट पार्टी के लिए दिला सकता है। ऐसे समूह को साथ जोड़ने के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति के हिसाब से काम किया। आपको हैरत हो सकती है, लेकिन पार्टी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर गिरजाघर में भी पहुंची। पार्टी ने मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर इस तरह के आयोजन किए जिससे लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी। हनुमान चालीसा के आयोजन किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इनका भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा मिला।
पूर्वी दिल्ली में 100 से अधिक गुरबानी के पाठ किए गए, शिवरात्रि और जागरण करवाए गए। इन सब का मकसद एक ही था कि किस तरह अधिक से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। भाजपा जानती थी कि केजरीवाल की दिल्ली में जड़ें गहरी है। इन जड़ों को खोखला करने के लिए 3 तरफा काम किया गया है। पहला काम, केजरीवाल की छवि को डैमेज करने के लिए पूरी ताकत लगाई गई। शराब घोटाला, शीश महल, इन पर पूरे हमले किए गए। केजरीवाल के आम आदमी की छवि को खास आदमी की छवि बनाया गया। पार्टी जातिगत आधार पर पूरी तरह केंद्रित रही। बाहरी दिल्ली में पार्टी जानती थी कि दिल्ली में गुर्जर और जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए प्रवेश वर्मा, रमेश वधूड़ी जैसे चेहरे आगे किए। नाम बेशक घोषित नहीं किया गया, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि इनमें से भी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। हालांकि भाजपा की मुट्ठी अभी बंद है, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा ये अलग बात है, लेकिन प्रवेश वर्मा भी एक बड़े चेहरे के रूप में पार्टी में उभरे हैं। हम आपको एक बात और बता दें कि रमेश विधुड़ी अगर हारे हैं तो अपनी वजह से हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आधार दे सकती थी वह दिया, लेकिन उन्होंने भाषा का स्तर जो गिराया उसका उन्हें नुकसान हुआ है, उसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। पूर्वांचल के वोटों को साधने के लिए भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को भी जुटाया, मनोज तिवारी को भी जुटाया, नीतीश कुमार के भी पोस्टर लगाए। और छठ पूजा पर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह सफाई का मुद्दा उठाया था, किस तरह केजरीवाल की घेराबंदी की थी। और उत्तराखंडी वोटरों पर भी पार्टी ने पूरा फोकस किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं था जहां उत्तराखंड के वोटरों को साधने की जरूरत आई, वहां पुष्कर धामी को जुटाया गया, कहीं पर मोहन सिंह बिष्ट को जुटाया गया, कहीं पर रविंद्र सिंह नेगी को जुटाया गया। मतलब कहीं पर भी पार्टी ने कोई कमजोरी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि दिल्ली में वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जाट और गुर्जर नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद 360 गांव और 36 बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया। बेशक ये 360 गांवों का पूरा समर्थन नहीं था, 36 बिरादरी का पूरा समर्थन नहीं था, लेकिन जिस तरह ये मुद्दा मीडिया में उछाला गया, जिस तरह मीडिया में इसका प्रचार हुआ, उसका लाभ पार्टी को मिला। और आपको एक खास बात बता दें, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगा रहे थे, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें लगा कि यही हमारा भाग्य विधाता है। धर्म एक ऐसी छवि नरेंद्र मोदी की बनकर लोगों के जहन में आई, जिसने जरूर आधा प्रतिशत वोटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया। हम बता ही चुके हैं कि केवल 2.3% वोटों के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें हासिल की है। भाजपा ने इस बार गुर्जरों को और जाटों को खूब टिकट दिए, आम आदमी पार्टी से ज़्यादा टिकट दिए। ओबीसी को साधने के लिए अन्य स्तर पर भी प्रयास किया गया। भाजपा ने अनुसूचित जाति को साधने के लिए भी पूरी ताकत लगाई। भाजपा ने जाटव, धोबी, वाल्मीकि, ओबीसी से जुड़ी अन्य जातियां सभी को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। अपने चुनाव घोषणा पत्र में इनका ध्यान रखा। प्रवेश वर्मा ने खुद को केजरीवाल से बड़ा हनुमान भक्त साबित करने की कोशिश की, और जो रही सही कसर थी आम आदमी पार्टी को हराने की, वह कांग्रेस ने पूरी कर दी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो यह केजरीवाल की हार से अधिक भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की इस लिहाज से जीत है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर मेहनत की गई। आरएसएस के कार्यकर्ता एक एक झुग्गी तक पहुँचे, एक एक बस्ती तक पहुँचे, वहाँ जाकर लोगों को समझाया गया। हिंदुत्व की बात भी की गई, लेकिन आक्रामक तरीके से नहीं, बल्कि शालीनता के साथ लोगों को मंदिरों तक लाया गया, लोगों को धार्मिक स्थलों तक ले जाया गया, लोगों को राम मंदिर की उपलब्धि बताई गई, लोगों को महाकुंभ की उपलब्धि बताई गई, महाकुंभ किस तरह तैयारियां महाकुंभ में हुई वो भी बताया गया। कुल मिलाकर के लोगों की आस्था को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा गया। भाजपा और आम जनता को एक दूसरे का पर्याय बनाने का प्रयास किया गया। केजरीवाल जो आम आदमी बने हुए थे वो खास आदमी बन चुके थे। शीश महल पर जब चोट हुई तो उनका शीशे का महल भरभरा कर गिर पड़ा, लेकिन इस महल को गिराने में भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर संगठन के स्तर पर जो ताकत लगाई है उसको सीखने के लिए प्रबंधन के छात्रों को आगे आना चाहिए। भाजपा एक दिन भी चुनाव हारने के बाद एक दिन भी निठल्ली नहीं बैठी, एक दिन भी आराम से नहीं बैठी, चुनावी मोड में रही। ये उसी का नतीजा है 2.3% वोट अधिक पाकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाना। अन्यथा परिस्थितियां तो आम आदमी पार्टी के
पक्ष में ही थी। आम आदमी पार्टी ने इतने वोट लिए हैं, जिस हिसाब से उनकी घेराबंदी की गई थी उस हिसाब से तो उनको 35% से भी नीचे खिसक आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे यह भी साबित होता है कि केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियां, उनका भी असर रहा और केजरीवाल की शासन व्यवस्था का भी काफ़ी असर रहा। भाजपा ने जो सब्ज बाग दिखाए, भाजपा ने जो सपने दिखाए, उन पर भरोसा तो किया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, इतना नहीं कि केजरीवाल को माइनस में कर दिया, केजरीवाल को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन ये आंकड़ों का खेल है, हम पहले बता चुके हैं। दिल्ली उसी की हुई जिसके पास अंक गणित ज़्यादा रहा, जिसके पास अंकों के खेल में जीत गया। दिल्ली भाजपा की हो गई। नमस्कार, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।